गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं भाई सब। कल हमने मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री वो होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होती है जो नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये होती है हमारी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलरिटी किया था। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड, कि कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, मतलब एक ही साथ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन, यहाँ से कर लेना होता, डिफरेंस बिटवीन order and molecularity, difference between order and molecularity। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ऑर्डर हरियाणा बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर और यहाँ पर हम लिखते हैं मोलिकुलरिटी। भाई ऑर्डर और मोलिकुलरिटी हमेशा ही, मतलब किसी भी चीज़ का डिफरेंस लिखना हो चाहे तुम्हें, ठीक है, डिफरेंस किसी भी का लिखना हो तो हमेशा डिफरेंस लाइन लगा कर लिखा करो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले ऑर्डर लिख दिया फिर उसके नीचे मोलिकुलरिटी लिख देते हैं, अलग अलग लिखते हैं, पहले ऑर्डर के सारे पॉइंट्स फिर मोलिकुलरिटी के सारे पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब जो एग्जामिनर है भाई वो पहले ऑर्डर पढ़ेगा फर्स्ट पॉइंट, फिर उसका फर्स्ट पॉइंट मोलिकुलरिटी पे जाके देखेगा, फिर सेकंड वहाँ ऊपर नीचे वो यहीं घूमता रहेगा क्या। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा और जब भी डिफरेंस लिखो लाइन लगा कर लिखा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं इनकी, इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट of concentration of reactant in rate law equation। ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसे रेट इज इक्वल टू के, ये किया था हमने ए की पावर बी और एक बी की पावर बी से। जो ए प्लस बी है हमारा, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं क्या होती है, इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, maximum number of atom, ion and molecule that collide simultaneously। ठीक है, मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं एक ही टाइम पे, वो क्या होती है, हमारी ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी होती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है order of reaction is whole number, ये whole number भी हो सकता है, as well as fraction में भी हो सकता है, मतलब 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। बट ये जो है हमारा मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, ये कैसी होगी, होल नंबर होगी। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन एंड जीरो, ना तो ये फ्रैक्शन में होगी ना ही ये जीरो होगी। ठीक है,
थर्ड पॉइंट जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज totally calculated by experiment। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंट से ही काउंट के निकाला जाता है, कभी भी थ्योरेटिकली नहीं निकाला जाता। ठीक है, ये और ये कैसा होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। ठीक है, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर elementary as well as complex reaction। ठीक है, एलिमेंट्री और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज फोर्थ, इसका जो है मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये किसके लिए होती है भाई, टोटली एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, order may not be equal to number of molecule of reactant। भाई ये इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ये है मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये था भाई डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन लिखी है दोनों की कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ऑर्डर होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंट होता है पावर। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के सम के इक्वल होता है। ये पावर हो गई, इनके सम के इक्वल होता है ऑर्डर। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ले लो, आयन ले लो या फिर मॉलिक्यूल ले लो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूलरिटी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 2 3 4 होल नंबर, 1/2 3/2 5/2 फ्रैक्शन और 0। ठीक है, ये भी हो सकता है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर ही होगी। मतलब 1 2 3 4, होल नंबर भी नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर नहीं कहेंगे यहाँ पर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगी, 0 भी नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कैसी होगी, टोटली ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीटली किससे निकाला जाता है भाई, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला। यहाँ पर नेचुरल कर लो लोकेश। ठीक है, इससे निकाला जाता है एक्सपेरिमेंट से, और ये कैसा होता है, थ्योरेटिकली होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, ये एप्लीकेबल होती है
एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए अप्लाई हो सकती है। एलिमेंट्री में तो एक ही स्टेप होता है, हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो हम कहाँ से निकालते हैं? स्लो स्टेप से। कल हमने किया था कि 2 स्टेप होते हैं, एक स्लो स्टेप होता है, बाकी सारे फास्ट स्टेप होते हैं, ठीक है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। बट ये क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर। उसके बाद ऑर्डर जो है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किसके? मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन जो ये मॉलिक्यूलरिटी है ये हमेशा इक्वल होगी। जैसे H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 से क्या बन गया? 2HI बन गया। तो इसमें 1 और 1, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। तो ये तो था भाई डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर बार आता ही आता है। जीरो ऑर्डर का किसी सेट में जीरो ऑर्डर का पूछ लेते हैं, किसी में फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है, बट आता जरूर है। अगर डेरिवेशन नहीं आता तो उससे न्यूमेरिकल आता है, बट हमेशा चाहे 500% लिखवा लो, 100 भी 200 भी नहीं कह रही, 500 कह रही हूँ, इतना भी हो। तो उसके बाद हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे हम हर किसी के लिए। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे भाई? जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन करते हैं। इसमें डेरिवेशन ही है, थ्योरेटिकली नहीं है कुछ भी। तो देखो, लेट अस कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं भाई। ए कोई प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ए है कोई रिएक्टेंट, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं भाई? हमने रेट लिखा था, रेट किस इक्वल था हमारा? माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी, ठीक है, माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी, ओके। हमने ये लिखा था ना कि कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम चेंज, कि कितना टाइम चेंज हुआ है उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग। रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन था और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर ली, कोई भी जनरल रिएक्शन, ए कोई रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे हम? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस रिएक्टेंट के आगे माइनस, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? जो रेट है वो किसके इक्वल होता है भाई? के ए की पावर 0, ठीक है, के ए की पावर 0। 0 क्यों ली है यहाँ पर? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है इसलिए 0 लिया, ठीक है। अब जिसकी किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1, ठीक है। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेट है वो किसके इक्वल आ गया? के के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट भी रेट के इक्वल है, सेकंड भी रेट के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? इक्वल, माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है। अब क्या करो, इस डी टी को इस तरफ ले आओ, डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अभी एक बार इसको समझ लो फिर नोट डाउन कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आर के इक्वल है दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये था इक्वल हो गया, इस डी टी को इस तरफ ले गए, ओके।
उसके बाद क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। हमें पता है इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है ना, तो यहाँ पर डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। और अगर हम विदाउट लिमिट करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड फैक्टर भी आता है साथ में। विदाउट लिमिट करते हैं तो साथ में क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देखो भाई, एक बार ऊपर आ जाओ वापस से, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो था, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पर सारा का सारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है ना। उस टाइम पे सारा का सारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। फिर हमने किसी टाइम टी के ऊपर, टाइम टी के ऊपर जो ए है ये कितना हो जाता है, ए नोट है जो कितना बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। ए नोट क्या बन जाता है, ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, ये नीचे बदल दिख रहा है, देखो भाई, माइनस लेट टाइम टी, t is equal to 0, let us consider t is equal to 0, लोकेशन समझ लो पहले, कंसीडर t is equal to 0। अगर हम t 0 कंसीडर करते हैं तो जो ये a है, t अगर 0 हो जाता है तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a नोट के, ठीक है। देन जो a है, a किसके इक्वल हो गया, a नोट, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है, इस इक्वेशन में थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा रह गया, ये एक बार ऊपर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करेंगे तो माइनस ए नोट इज इक्वल टू के, जीरो हो जाएगा। अगर टी जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई इक्वेशन थर्ड में पुट करो, माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस, ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस ए नोट। उसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस ए नोट है, अगर इसको इस तरफ लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के। ये आ गई है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। देखो भाई, दोबारा से करते हैं, इसको समझाती हूँ मैं एक बार दोबारा से फिर से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से करवा रही हूँ। ध्यान से समझ लो इसको। लोकेशन, देखो भाई, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर की, कोई रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। हमें पता है कि जो रिएक्टेंट होता है, मतलब हमें रेट लॉ इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट से ही मतलब होता है, प्रोडक्ट से नहीं होता। तो यहाँ पर टाइम जीरो था, जिस टाइम पे रिएक्शन शुरू नहीं होती, टाइम जीरो होता है, उस टाइम पर सारा का सारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ए नोट से डिनोट कर दिया, प्रोडक्ट जीरो होगा। अब किसी टाइम टी के ऊपर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, ए हो जाती है, ठीक है। ए रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस रिएक्टेंट है ये, माइनस डी ए डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट और जो पावर है वो ऑर्डर, ठीक है, इनटू में ये कंसंट्रेशन और पावर में क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो हमने जीरो लिख दिया।
जाता है 1 बन जाता है, तो k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा k के। इस dt को इधर लेके चले जाओ, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। इंटीग्रेशन करेंगे नेगेटिव बाहर आता है और ये के डी टी, और जो कांस्टेंट होता है वो भी बाहर चला जाता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो dA का क्या हो जाएगा a, dt का क्या हो जाएगा t। और साथ में अगर हम विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं सीधा, तो एक इंटीग्रेटेड फैक्टर ऐड करते हैं। मैथ में क्या होगा, तुमने मैथ में c कर लेते हैं, हम i कर लो c कर लो, उससे कोई मतलब नहीं, बस एक इंटीग्रेटेड फैक्टर हम ऐड करते हैं। इसको हमने इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब हम मान कंसीडर करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जब टाइम 0 था, उस टाइम पे जो a है ये किसके इक्वल होगा, a नोट के। ठीक है, t0 a किसके इक्वल हो जाएगा, a नोट। पुट दिस वैल्यू, जो दोनों वैल्यू है ये वाली, किसमें पुट करो, इक्वेशन थर्ड में। a की जगह a नोट, t की जगह 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है, तो माइनस a नोट किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन थर्ड के अंदर वैल्यू ऑफ i पुट करो। ये वाली इक्वेशन थर्ड i की वैल्यू क्या थी, माइनस a नोट, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। ओके, अब ये जो ये है यहाँ पर नेगेटिव है, इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a नोट माइनस a इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, इस तरीके से ये है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कंसीडर करते हैं। देखो, अगर हम ग्राफ कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम, तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ती है। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ कंसंट्रेशन के बीच में, और यहाँ पर किसके बीच में कर लेते हैं हम, यहाँ पर कर लो y रेट कांस्टेंट के बीच में कर लो। ठीक है, या फिर इसके बीच में कर लो, a नोट इज इक्वल टू के टी प्लस a। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने दूसरे तरीके से किया, a नोट किसके इक्वल हो जाएगा, के टी प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर टाइम, ये इक्वेशन बन गई, एक लीनियर लाइन इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन a नोट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं भाई, ये थी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। अब यहाँ पर y, ये वाला है y, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो भाई इस तरीके से, हाँ ऐसे, ठीक है, ये है y, x क्या है, टाइम है, स्लोप क्या है k, कि कितना टेढ़ा होता है, और t क्या है, इंटरसेप्ट a, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद अगर हम प्लॉट करते हैं, अच्छा इसके लिए t हाफ और निकाल देते हैं, पहले t हाफ और निकाल देते हैं। हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड में क्या होता है, व्हेन हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ। अगर कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, तो a नोट की जगह क्या पुट कर देंगे हम, a की जगह क्या पुट कर देंगे, a नोट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ पर 2 a नोट में से a नोट बाय 2 जाएगा, तो a नोट
डिवाइड बाय 2 बच जाएगा इज इक्वल टू के हाफ। ठीक है, ये टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है ए नोट डिवाइड बाय 2k। ठीक है, ये 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं भाई ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता